राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी अपने आखिरी पड़ाव पर है। 18 जुलाई को 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू मैदान में हैं, तो वह संयुक्त विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा ताल ठोक रहे हैं। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला है। अब कौन बाजी मारेगा ये 21 जुलाई को पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले दोनों उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा लगातार अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ने भी कर ली है द्रौपदी मुर्मू की घेराबंदी। तो क्या इस बार चौंकाने वाले होंगे राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे? क्या मुर्मू की जीत की राह हो गई है मुश्किल? क्या राष्ट्रपति चुनाव में भी होगी क्रॉस वोटिंग? इन्हीं सवालों के जवाब देंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्पेशल रिपोर्ट विपक्ष ने की मुर्मू की घेराबंदी। देश में नए महामहिम के चुनाव के लिए अब बस चंद दिन बचे हैं, इसलिए राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वहीं एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी दल के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी प्रचार तेज कर दिया है। दोनों दिग्गज अपने समर्थन की अपील कर रहे हैं। इस प्रचार को लेकर चुनावी घमासान तेज हो गया है और चुनाव की तैयारी अपने आखिरी दौर में है। ऐसे में आइए समझते हैं राष्ट्रपति चुनाव में इस्तेमाल होने वाले बैलेट बॉक्स क्यों है खास। राष्ट्रपति चुनाव में इतने खास क्यों हैं बैलेट बॉक्स? राष्ट्रपति चुनाव देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है। भले ही सीधे तौर पर जनता इसमें वोट नहीं देती है, लेकिन इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं। यही वजह है कि मतपेटियां यात्रियों के रूप में उड़ान भरती हैं। ये कोई ऑर्डिनरी बॉक्स नहीं है। धरती पर सबसे विशाल लोकतंत्र के सबसे बड़े ऑफिस को संभालने वाले शख्स की किस्मत का फैसला इसमें बंद होगा। इस कारण इन बॉक्सों की आवाजाही, स्टोरेज और इस्तेमाल में विशेष सावधानी बरतते हुए प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में सब कुछ स्पेशल है। हर एक मतपेटी के लिए हवाई जहाज में एक सीट आरक्षित की जाती है। इन्हें सभी राज्यों की राजधानियों में भेजा जाता है। मतपेटियों के लिए मिस्टर बैलेट बॉक्स के नाम से अलग से टिकट बुक की जाती है और वह मतपत्र मतों को चिन्हित करने के लिए स्पेशल पेन जैसी चुनाव सामग्री ले जाने वाले अधिकारी की सीट के बगल में बैठा होता है। सीट भी पीछे या बीच में नहीं, बल्कि आगे की पंक्ति में दी जाती है। प्लेन से मिस्टर बैलेट बॉक्स को भेजने की बड़ी वजह उनका समय पर निर्धारित जगह पर पहुंचना सुनिश्चित करना है। अगर मतदान से बहुत पहले भेज दिया जाए तो कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जब मिस्टर बैलेट बॉक्स उतरे एयरपोर्ट, जी हाँ, प्लेन के लैंड करने पर मिस्टर बैलेट बॉक्स को किसी मुसाफिर की तरह विशेष ट्रॉली पर बिठाकर गाड़ी तक ले जाया जाता है। आयोग की ओर से बताया गया है कि 12 जुलाई को 14 मतपेटियां भेजी जा चुकी हैं। 13 जुलाई को 16 मतपेटियां भेजी गई हैं। संसद भवन और दिल्ली विधानसभा के लिए बनी मतपेटियां 13 जुलाई को रवाना हुई। हिमाचल प्रदेश के लिए बनी मतपेटी सड़क मार्ग से भेजी गई। इस तरह से 12 जुलाई से चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के मतदान का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव की क्या है प्रक्रिया? राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान से ठीक पहले राज्य से सहायक चुनाव अधिकारी और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से एक अधिकारी चुनाव सामग्री लेने के लिए दिल्ली में निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन पहुंचते हैं। उनका उसी दिन राज्य की राजधानी लौटना अनिवार्य होता है। जब मतपेटियां और मतपत्र राज्यों की राजधानी में पहुंच जाते हैं तो इन्हें पहले से निरीक्षण किए गए और ठीक से सील किए गए स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाती है। वोटिंग होने के बाद सील की गई मतपेटियों और दूसरी चुनाव सामग्री को अगली उड़ान से चुनाव अधिकारी के कार्यालय में वापस ले जाया जाता है। राज्यसभा महासचिव चुनाव अधिकारी होते हैं। मतपेटियों और दूसरे दस्तावेजों को व्यक्तिगत रूप से विमान के केबिन में ले जाया जाता है और इनके साथ आने वाले अधिकारियों पर हर समय नजर रहती है। राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन करता है? राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में होता है। निर्वाचित सांसद और विधायक वोट देने के हकदार होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विधान परिषदों के सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं है। रामनाथ कोविंद के बाद देश का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा? इसके लिए 18 जुलाई को वोटिंग होगी और इसके बाद 21 जुलाई को काउंटिंग कराई जाएगी और इसी दिन परिणाम भी सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले एनडीए से लेकर विपक्षी दल तक अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यहां तक कि उम्मीदवारों ने भी प्रचार में अपनी ताकत झोंक रखी है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंची,
जहां उन्होंने बीजेपी विधायकों और सांसदों से मुलाकात कर अपने समर्थन में वोट मांगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता अजय कुमार ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर बड़ा बयान दे दिया, जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि हमें मुर्मू को आदिवासी का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने एनडीए उम्मीदवार की विचारधारा पर भी सवाल उठाए हैं। अजय कुमार ने कहा, ये द्रौपदी मुर्मू के बारे में नहीं है। यशवंत सिन्हा अच्छे उम्मीदवार हैं और मुर्मू जी भी शालीन हैं, लेकिन वे भारत की बड़ी दुष्ट विचारधारा को दिखाती हैं। हमें उन्हें आदिवासी का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। हमारे पास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और हाथरस हो गया। क्या उन्होंने एक भी शब्द कहा? अनुसूचित जाति की स्थिति बदतर हो गई है। प्रतीक बनाना और देश के लोगों को बेवकूफ बनाना ही मोदी सरकार का काम है। ये देश की आत्मा की लड़ाई है और एक जैसी विचारधारा वाली सभी पार्टियों को यशवंत सिन्हा के लिए वोट देना चाहिए। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद राष्ट्रपति चुनाव ने देश का सियासी पारा और बढ़ा दिया है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है और अब वोटिंग से कुछ दिन पहले ही देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने ऐसा दांव चला है जो बीजेपी के दांव को फेल कर सकता है। इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है, जो बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। 21 जुलाई को यह साफ हो जाएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की जीत हुई या विपक्ष की। हालांकि एनडीए ने जिस उम्मीदवार को चुना है, उसके जरिए बीजेपी ने देश के आदिवासियों को साधने की कोशिश की है। देश के 11 करोड़ से ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच पार्टी की पैठ मजबूत हो सकती है। साथ ही विपक्ष भी असमंजस में पड़ गया है, लेकिन विपक्ष ने ऐसा दांव चला है जिससे बीजेपी का यह दांव फेल हो सकता है। दरअसल कांग्रेस ने आदिवासियों के वनों पर अधिकार का मुद्दा उठा दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने वन अधिकारी कानून में बदलाव कर आदिवासी समुदाय के हितों को गंभीर चोट पहुंचाई है, जबकि मुर्मू को प्रतीक बनाकर वह खुद को इन्हीं वर्गों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करना चाहती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। कांग्रेस ने साथ ही आरोप लगाया कि नया वन संरक्षण कानून करोड़ों आदिवासियों और वन क्षेत्र में रह रहे लोगों को शक्ति विहीन कर देगा। यानी साफ है कि बीजेपी मुर्मू की आड़ में आदिवासियों से उनका अधिकार छीनना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की चाल को बेनकाब कर दिया है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस का यह दांव बीजेपी की पूरी रणनीति फेल कर सकता है। पहला, जो भी दल आदिवासियों को साधने के चक्कर में एनडीए उम्मीदवार को समर्थन करने का मन बना रहे हैं, हो सकता है वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। और दूसरा कि जिन आदिवासियों को साधने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है, उसकी ये कोशिश फेल हो जाए। यानी राष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। आज आंकड़ों के लिहाज से भले ही यशवंत सिन्हा कमजोर नजर आ रहे हों, लेकिन यशवंत सिन्हा ने अब तक हार नहीं मानी है और राष्ट्रपति चुनाव में सभी दलों से अपने लिए समर्थन की अपील की है। चुनाव प्रचार के दौरान यशवंत सिन्हा ने कहा कि 5 साल की अगर बात करें तो ये राष्ट्रपति भवन की खामोशी का दौर था। हम लोगों ने एक खामोश राष्ट्रपति देखा। कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री को भी बोलना चाहिए। कम से कम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाकर देश के वर्तमान हालात पर चर्चा तो कर ही सकते हैं, लेकिन पिछले 5 साल का दौर खामोशी का रहा। राष्ट्रपति के एक संवैधानिक दायित्व का उतना पालन नहीं हुआ जितनी उम्मीद थी। हम केवल एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे हैं, हम सरकार की उन एजेंसियों से भी लड़ रहे हैं जो लोगों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। इसलिए लड़ाई ईडी से है, सीबीआई से है, इनकम टैक्स से है। मैं जानता हूं कि इस चुनाव के बाद मेरा क्या हश्र होगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।